हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए अब तो डेट आपको पता ही है कि मई में है, 2 मई से लेकर 19 मई तक। फिर वो जून में शायद हवलदार के पेपर हैं, तो आप लोग उस चीज़ पे देखिए बने रहिए। अब देखिए एक ही महीना है आपके पास, ठीक है। आज 31 मार्च हो गए, जो भी है अप्रैल के 30 दिन है, उसके बाद डायरेक्टली पेपर स्टार्ट है। फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो इसलिए आपके पास जो भी समय है यही समय है। आप पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए इसी में, कहीं से भी कुछ भी मत ध्यान दीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपको मिले आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, मैंने जो कल प्रैक्टिस सेट डाले थे जीएस और इंग्लिश के, आप लोगों ने उसको नहीं देखे, सोचिए 100 लोगों ने भी नहीं देखा। तो एक चीज़ ये आप लोग ये सोचिए कि अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं, देखिए मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं। मैंने मान लीजिए ठीक है रिकॉर्ड किया, मेरा टाइम गया, अब उसको एडिट वगैरह करके जो अपलोड किया, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो देखिए मेरे पास से तो कुछ नहीं जा रहा ना। किसका नुकसान हो रहा? आपका नुकसान हो रहा, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक। हाँ, अगर आप लोग देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ, देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं तो 25 में आपको हम कहते हैं 2 क्वेश्चन याद रहे, बहुत है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखें, उसमें कुछ मीनिंग याद रही, बहुत है। आपको ऐसे पर डे देखना चाहिए। तो आप जब अगर नहीं देखेंगे तो उसमें नुकसान आपका है, ना कि मेरा है। मेरा काम है मैं डेली की डेली आपको यहाँ पे आऊँ, रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, आप उसको पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ, बाकी आप लोग करिए ना करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं अगर अच्छा करूँगा तो मुझे भगवान देगा, अगर आप लोग अच्छा करोगे तो आपको भगवान देगा। ये देखिए, ये कर्मा होता है, आप जैसा काम करोगे आपको वैसा ही मिलता है। तो देखिए मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मुझे कहीं ना कहीं से तो वो मिलेगा ही। और आप लोग अपनी मेहनत करेंगे तो आपको भी मिलेगा, 100% मिलेगा, ये गारंटी है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो कपास लिखा है, जूट लिखा है, रेयान लिखा है और ऊन लिखा है। तो जो देखो, जब गोल्डन फाइबर की बात होती है, ये मैंने अपने एक सेट पेपर में बताया था कि जो गोल्डन फाइबर होता है ये जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को। ये भूरे रंग का होता है, ठीक। तो इसीलिए इसको जो गोल्डन फाइबर होता है इसीलिए कहा जाता है। जूट जो होता है वो गर्म और आर्द्र जलवायु जो होती है वहाँ पे पाया जाता है। ये मार्च अप्रैल से जो है मई जून तक जो है इसकी बुआई की अवधि होती है, और कटाई जो है जुलाई से अक्टूबर तक होती है। बाकी इसका प्रयोग जो है जैसे बैग हो गया, रस्सी हो गया, तार हो गया, चटाई, कालीन, ये इस तरीके के कामों में यूज किया जाता है। चलिए फिर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सेलुलर जेल बनी है, इसी को क्या कहा जाता था? काले पानी। काले पानी की सज़ा, जो काले पानी की सज़ा कही जाती थी वो इसी को कहा जाता था, ठीक है। ये इस तरीके से बनी थी कि अलग अलग खंडों के हिस्से में टूट टूट के बनाई गई थी अलग अलग जगहों पे, जिससे कोई भी कैदी आपस में संपर्क ना कर पाए। तो इसीलिए इसको काले पानी की कहा जाता था। यहाँ पे सुविधाओं की बहुत कमी थी, इसी वजह से जो है इसको काले पानी की सज़ा कही गई थी। यहाँ से भागना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल था, क्योंकि समुद्र के बीच में बनी है, तो इसलिए इसको जो है कहा जाता था काले पानी की सज़ा। भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना। आज ही मैंने अपने यूट्यूब के जो है कम्युनिटी में जो क्विज कॉन्टेस्ट में चलाता हूँ, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर मैंने डाला रखा था कितने होती हैं? 6। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल पर क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। राज्यसभा क्या है? ये एक तरीके का स्थायी निकाय होता है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। इसमें 2 साल के बाद में हर 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, और उनकी जगह पे नए सदस्य आते रहते हैं। और जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो संविधान है उसके अनुच्छेद 80 में जो है ये जो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 बताई गई, जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति नामित करता है। चलिए, इतना बहुत था। हिटलर किस देश का तानाशाही था? तानाशाह था। तो दोस्तों, हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था, ये आपको पता होगा। चलिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था दोस्तों? 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें मुगल जीते थे। चलिए, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? तो अतुल्य भारत किसकी टैगलाइन है? भारतीय रेल की नहीं। और भारतीय स्वच्छ भारत अभियान, हाँ, इसकी हो सकती है भारतीय पर्यटन। तो अगर भारतीय पर्यटन दे रखा है तो बिल्कुल भारतीय पर्यटन की हो जाएगी कि अतुल्य भारत ये भारतीय पर्यटन की है। जहाँ कहीं पे भी पर्यटनिक स्थल होते हैं वहाँ पे ये जरूर लिखा होता है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। 7 नंबर देखिए, बिहू का त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ का मनाया जाता है दोस्तों? असम का बिहू है। कहाँ की?
असम की बहू है। क्या है? असम की बहू है। तो ये दोस्त कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, जो कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये क्या होता है? ये असम में जो है बिहू जो है वो फसल का त्यौहार है, जो फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। ठीक है। देखो, जो बिहू होता है वो असमियों का जो 3 महत्वपूर्ण असमियों त्यौहार का एक समूह होता है। जैसे अप्रैल में रंगोली का ये बोहाग बिहू बोला जाता है, अक्टूबर में कोंगाली या काटी बिहू बोला जाता है, जनवरी में भोगाली या माघ बिहू बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पूछे जाते हैं आपसे। चलिए 8 नंबर देखिए, बगदाद। बगदाद किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि बगदाद जो है वो किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। किसकी है? इराक की। ठीक है, तो देखो इराक की राजधानी है बगदाद। थाईलैंड किसकी है? बैंकॉक की। मंगोलिया उलन बटार किसकी? उलन बटारा जो होता है। और जो सोमालिया है ये किसकी है? मोगादिशु की। किसकी है? मोगादिशु की। चलिए, पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शूद्रक, विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्ता, विष्णु शर्मा और भरत मुनि। तो देखिए विष्णु शर्मा तो हैं, लेकिन यहाँ पे विष्णु गुप्ता दे रखे। कुछ लोग, जैसे मैं बता दूँ, बहुत से लोग होते हैं जो जल्दबाजी में करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, ये पंचतंत्र देखा तुरंत गए विष्णु शर्मा देखा और ऐसे जाके वहाँ पे करके गोला बना दिया ऐसे करके। तो दोस्तों क्या होगा उनके साथ में कि वो लोग तुरंत गलत हो जाएंगे। उनका 1 नंबर तो जाएगा ही, एक क्वेश्चन तो जाएगा ही, साथ में 0.25 एक दूसरे क्वेश्चन का भी लेके चला जाएगा। चलिए, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। देखिए, विंग्स ऑफ फायर ये अब्दुल कलाम जी की है। फिर लिखा हुआ आत्मकथा, ये भी नहीं है। माई कंट्री माई लाइफ ये शायद लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। और ये प्लेइंग इट माई वे, बिल्कुल प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अकबर महान के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास, मुकेश राय, श्यामदास या रामतनु? तो जो अकबर के दरबार में जो उनके दरबारी थे सदस्य बीरबल, उनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्या था दोस्तों? महेश दास उनका नाम था। जो महेश दास थे ये एक तरीके के, मतलब एक तरीके के ये कुशल कवि थे, और इनके पास ये दिमाग से बहुत तेज थे, बुद्धिमान थे। ठीक है, और ये बीरबल के भरोसेमंद सलाहकार भी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। इसकी थीम इस बार के लिए ज़रूर याद करके जाना। बाकी मैं अभी जब 8 मार्च जब आपको नई थीम आई हैं, अभी मैं उसको करंट में, जब पेपर से पहले मैं एक बार करंट कराऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें अपडेट करा दूंगा कि इसकी जो करंट की थीम थी वो क्या थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। देखिए ये 2018 की बात जरूर है, लेकिन यहाँ पे पहले भारतीय हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आपको इनके बारे में पता हो। मैरी कॉम, विनेश फोगाट, दीपा कर्माकर और इनमें से कोई नहीं। तो जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं तो मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं, और विनेश फोगाट जो हैं ये कुश्ती करती हैं, और दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक की हैं, तो इन्होंने ही जीता था। चलिए 14 नंबर देखिए। किस मुगल शासक ने न्याय की सुविधा के लिए एक बेल ऑफ जस्टिस, न्याय की घंटी स्थापित की थी? ठीक, अब देखिए ये तो न्याय, बेल ऑफ जस्टिस और न्याय की घंटी, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जीएस में अगर आपको स्टैटिक जी के आती है तो भी, अगर नॉर्मल जीएस पूछी जाती है तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। तो दोस्तों ये किसने था जो न्याय की घंटी बंधवाई थी? ये कौन था? ये दोस्तों जहांगीर था। ठीक है, कौन था? जहांगीर। इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर 1627 तक इसने जो है शासन किया था। और इसने जो सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको क्या किया था? मार डाला था, मार दिया था। ठीक है, और इसी ने जो क्या किया था, ये बेल ऑफ जस्टिस स्थापित की थी। और इसने मेहरुनिसा से शादी की थी। किससे की थी? मेहरुनिसा से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्या नाम इसका, जो जहांगीर है, इसकी शादी किससे हुई थी? ठीक है, इसकी क्या नाम, मेहरुनिसा से शादी हुई थी, लेकिन इसने जो है उसको नूरजहां कहता था। नूरजहां की उपाधि से बताया था, तो इसलिए उसको नूरजहां कहता था। तो लोगों को नूरजहां ही बताया था, लेकिन इसका जो नाम था वो मेहरुनिसा था। क्या था? नूरजहां का नाम मेहरुनिसा था। बिट 1 बाइट के बराबर होता है। तो
जो है 1 बाइट के बराबर कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों 8 बिट बराबर मिलके 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं, तो 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस दे रखी हैं जीएस की क्लासेस, तो मैं देखिए जब भी मैं जीएस पढ़ाता हूं तो मेरा एक मानना ये है कि आप नॉर्मल सा जीएस से पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ टिक मत लगाइए, क्योंकि देखिए अगर मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट टिक लगा दूंगा तो ये काम तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब हुआ था, किसको मिला था, किस सन में मिला। इस तरीके की चीज़ें जब मिलती हैं तो वहाँ से हमको क्या होता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, ये क्वेश्चन कभी कभार हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय ने जीता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता था। कब जीता था? 1913 में जीता था। किसके लिए मिला था? तो इनको गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? ठीक, इनको गीतांजलि के लिए मिला था। और इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया था ये। ठीक है, और इन्होंने ही जनगण मन जो था इन्होंने ही गाया था, इन्होंने ही कह सकते हैं कि लिखा था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? इन्फ्लुएंजा, एथलीट फुट और हेपेटाइटिस, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो एथलीट फुट है ये वायरस नहीं होता है, ये एक तरीके का फंगस होता है। ठीक है, क्या होता है? एथलीट फुट जो है एक तरीके का फंगस है। क्या है दोस्तों? ये फंगस है, बाकी वायरस नहीं है ये। चलिए, इनमें से किस विकल्प भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन घटनाओं के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? अच्छा भाई, चलिए देखते हैं। अच्छा, लाला लाजपत राय की मृत्यु दी है, फिर चौरी चौरा कांड दिया है, जलियांवाला बाग नरसंहार दिया है, मुस्लिम लीग का गठन दिया है। अच्छा भाई, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, फिर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी, वैसे चौरी चौरा कांड तो जो है 4 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड के बाद ही वैसे 5 फरवरी होता है चौरी चौरा कांड, आप 5 फरवरी लिखिए क्योंकि हर जगह आपको 5 फरवरी ही देखने को मिलता है। ठीक, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें जो है चौकियों को जला दिया गया था, जिसके बाद से महात्मा गांधी ने जो था असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये कब हुआ था? ये दोस्तों एक चीज़ की गलती हुई है, रुकिए मैं बताता हूँ क्या गलती है, कुछ मिसकंसेप्ट हुआ था। देखो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी वो तो बाद में मरे थे, जब लाठीचार्ज हुआ था। तो कब हुआ था लाठीचार्ज? 17 नवंबर, मतलब नवंबर को तो ये एक्सपायर हुए थे, लाठीचार्ज उससे पहले हुआ था। जो ठीक है, चलिए, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। फिर उसके बाद जो है ये क्या दे रखा है? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ये है 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल और 1919 को। ठीक, और मुस्लिम लीग का गठन ये हुआ था 23 दिसंबर 1906 को। ठीक, तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था कि हमको तारीखों के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, यानी कि 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 6 के बाद में 19 आता है, तो 4 के बाद 3 आना चाहिए था। देखो इसमें 4 के बाद 2 आ गया, काट दीजिए। यहाँ पे 2 के बाद 4 आया तो ये भी काट दीजिए। अब बचा क्या? 3 नंबर बचा, तो 3 नंबर आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, फिर कौन सी स्पोर्ट जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। साक्षी मलिक टेनिस खेलती हैं, साक्षी मलिक तो टेनिस नहीं खेलती हैं। मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं और दीपिका कुमारी तीरंदाजी। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 19 नंबर में गलत क्या हो जाएगा दोस्तों? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक क्या खेलती हैं? ये पहलवान है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहलवान। ठीक, तो पहलवान हो जाएगा।
इन्होंने रियो ओलंपिक जो 2016 में जो हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। चलिए फिर 20 नंबर देखिए, किसके शासन को मुगल युग का वास्तुकला युग कहा जाता है? ठीक, चलिए भाई देखिए, वास्तुकला युग, देखो ताजमहल किसके शासनकाल में बना? तो शाहजहाँ, हाँ शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, लाल किला, दिल्ली का लाल किला, वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। और ऐसे इसमें कई इसी तरीके की बहुत सी ऐसे बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्मारक जो थे इसी ने बनाए थे। ठीक है, और इसके शासनकाल के दौरान काफ़ी शांति भी रही थी, विदेशी खतरे थे नहीं, और इसने जो है सड़कों का, नहरों का, और ये ऐसे इसने बहुत से जो काम किए थे जो मतलब जनहित में थे, लोगों के फ़ायदे के लिए थे। तो इसको जो है वास्तुकला का काल कहा जाता है, वास्तुकला का युग भी कहा जाता है। और इसका जो शासनकाल था 1628 से 1658 तक रहा था, 30 साल का शासनकाल था। चलिए IAS, इसका जो है पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दे रखा है, ऑस्ट्रेलियाई यूरो, ऑस्ट्रेलियाई पाउंड और ऑस्ट्रेलियाई रॉनमिनबी। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की जो है मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ये लगभग अपने जो इंडिया में जो है वो 57 रुपये के बराबर है, लगभग 57 के, अब तो बढ़ के ये 60 से प्लस ये भी हो रखा है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? देखो जब भी कभी नियुक्ति की बात आएगी तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करता है, यानी कि प्रधानमंत्री उनको बताता है कि इस व्यक्ति को ये मंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप भाई बना दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको हम रक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है आप रक्षा मंत्री बनाइए। ठीक, तो ये होता है राष्ट्रपति का काम। ठीक है, जो अनुच्छेद 75 है वो यही कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उनके मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति को बताया जाता है कि आपको ये राष्ट्र जो है इसको आप ये बना दीजिए। देखिए आज मेरे यहाँ पड़ोस में एक विधायक जी रहते हैं, उनका है लड़के का बर्थडे। ठीक है, तो अब क्या बताया जाए, सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसमें सोचिए वो एक बार विधायक बन जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, आप पूरे साल 40 साल भी नौकरी कर लीजिए, मान लीजिए आपकी 20 साल में नौकरी लग गई, आप 40 साल नौकरी करते हैं, पर फिर भी आप जो है पेंशन के पात्र नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 साल तो छोड़िए, ये गए, इन्होंने क्या किया, ये ऐसे करके पहुँचे, इन्होंने विधायक की ऐसे करके साइन किए कि ये मैं विधायक बन गया, बस उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और यहाँ पे भी ऐसे करके साइन कर दिया, ये लीजिए मेरा इस्तीफ़ा। तो ये क्या होगा, ये जो है ये पेंशन के पात्र हो गए, अब इनको पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जिनको पेंशन मिल सकती है? और आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आप लोगों का ऐसा, आप लोग कोई काम नहीं करते हैं इसका मतलब, तो आप लोगों को पेंशन के पात्र नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 24 नंबर देखिए, कि कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है, तो किसकी कमी के कारण? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है, ये सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो उसके लिए आप कुछ ना कीजिए, आप जाइए धूप में बैठिए, आपको विटामिन डी भरपूर मिल जाएगा। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका में एक न्यूयॉर्क पड़ता है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी में ही पड़ेगा। चलिए इंग्लिश पे पहुंचते हैं अब। चलिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड वैक्वस, और इसकी स्पेलिंग तो वैक्वस की तो मैंने शायद कल ही परसों में बताई है, विच इज मेंशन्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आपके लिए तो ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ें बोल्ड ही हो जाती हैं, तो ये लिखा है वैक्वस। और दोस्तों जो वैक्वस का होता है, जो मतलब होता है, उद्देश्य होता है, क्या होता है? अर्थ। ठीक है, उद्देश्य, अर्थ, या जो होता है बुद्धि नहीं दिखाना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं वैक्वस। अभी मैंने जल्दी में ही वैक्वस की मीनिंग कराई है।
ठीक। और इसका जो क्या पूछा है, सिनोनियम, तो सिनोनियम हो जाएगा जब बुद्धि नहीं दिखाना, खाली, उद्देश्य, अर्थ या बुद्धि, मतलब उद्देश्य, अर्थ या बुद्धि नहीं दिखाना, खाली होगा तो क्या हो जाएगा उसका सिनोनियम, एम्प्टी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए, आई एम टीचिंग हाउ टू प्ले द पियानो, तो मैं मतलब टीचिंग, मैं सिखा रहा हूँ पियानो कि कैसे पियानो बजाया जाता है। अब ये किसको सिखा रहा है, तो माई सेल्फ, वो अपने आप को सिखा रहा है पियानो कैसे बजाया जाता है, तो यहाँ पे माई सेल्फ हो जाएगा। जब खुद के लिए होता है तो माई सेल्फ, दूसरे के लिए होता तो हिम सेल्फ या हर सेल्फ होता, या तुम्हारे लिए होता तो योर सेल्फ होता। चलिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा भाई, चलिए कोई नहीं। देखिए 53 नंबर में क्या आ जाएगा, 53 है ना, 53 है। पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजिंग इज कोस्ट लाइन अलोंग, ये लिखा हुआ है। चलिए भाई, तो इसकी जो सेंटेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मिडिल क्लास, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग, फिर कोस्ट लाइन, ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मिडिल क्लास नहीं, गलत कर दीजिए। ये देखिए भाई, क्या गजब के पटाखे दग रहे हैं। चलो बढ़िया भी है भाई, जिसके पास पैसा है वो अपना खर्च कर रहा है और हम लोग पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन, देखिए ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए, फिल इन दी ब्लैंक विद द सुइटेबल प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन भरनी है। चलिए दोस्तों, ये देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं आपको बता दूं ये एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये अभी रिसेंट का नहीं है, ये आपको थोड़ा सा पुराना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इंग्लिश आपको, देखिए एसएससी का बस एक यही तो गेम है, एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर पे गेम खेलती है। आपको प्रीवियस ईयर मालूम है, पिछले 10 साल का पेपर उठा के रख देगी आके, और आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, पिछले 2-4 सालों के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पिछले 15 साल का उठा के पेपर रख देगी आके। फिर क्या होता है मालूम है, हमने तो वो चीज़ देखी ही नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को देखते रहें। तो इसमें क्या करना है, प्रीपोजिशन भरना है। चलिए भाई प्रीपोजिशन भरते हैं, क्या हो जाएगा, ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास आई फाइंड सुषमा टू बी द मोस्ट अटेंटिव। अच्छा देखो, यहाँ पे एमंग लिखा हुआ है, बिटवीन लिखा हुआ है, बियॉन्ड लिखा हुआ है और इनटू लिखा हुआ है। तो देखो ऑल द चिल्ड्रंस, जब बिटवीन किसके लिए होता है, दो लोगों के लिए। जब दो लोगों के बीच की बात हो रही होती है तब वहाँ पे बिटवीन यूज किया जाता है। लेकिन जब सारे लोगों की बात हो रही होती है, मतलब दो लोगों से ज़्यादा के बीच की बात होती है, तो वहाँ के लिए हम लोगों को एमंग यूज करना पड़ता है, कि मतलब इनके बीच में, मतलब इन, देखो उसने सभी चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों के बीच में, पूरे क्लास के जो बच्चे थे उसमें उसने सुषमा को देखा, जो कि उसे बहुत मोस्ट अटेंटिव यानी कि बहुत अच्छी लगी या देखने में सही थी, जो भी था, तो वो मिली। लड़का बड़ा चंचल था। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, मरियम सैड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज़। तो क्या हो जाएगा, मरियम ने उसको बताया कि मेरे पास और भी कुकीज़ है। तो मरियम क्या हो जाएगा, सैड दैट, मरियम ने उसको बताया कि सी वांटेड, वांट का तो वांटेड हो जाएगा, फिर टू हैव सम मोर कुकीज़, कोई फ़र्क नहीं, बस इतना चेंज करना था कि मरियम सैड, अपॉस्ट्रोफी और कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट, और आई वांट की जगह पे क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, बस टू हैव सम मोर कुकीज़। चलिए 56 नंबर देखिए, फिल इन दी ब्लैंक विद सुइटेबल कंजक्शन। अब यहाँ पे क्या देना है दोस्तों, कंजक्शन देना है। यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस ट्राइबल वेदर, अगर तुम इस खतरनाक मौसम में खुद को कवर करके नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो यू विल फॉल इल एंड यू डोंट, तो और तुम कवर करके नहीं रखोगे, तो कॉर, यहाँ पे और का तो कोई मतलब है नहीं, दैट आफ्टर भी कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे यदि, तुम क्या होगा, इफ़ यू डोंट कवर योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप को कवर करते नहीं हो, सही से कवर करते नहीं हो इस खतरनाक मौसम में, तो यहाँ पे इफ़ सही हो जाएगा। चलिए फिल इन दी ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट मोडाल यूज करनी है। अब देखिए मोडाल क्या होती है, मे, माइट, वुड, शुड और कैन, कुड, ये इस तरीके की ऑट टू, ये सारी क्या होती हैं, ये मोडाल होती हैं।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मोडॉल भरना था, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा कि ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही विन अ स्कॉलरशिप। वो कठिन परिश्रम करता है तो वह स्कॉलरशिप जीतेगा, तो वह शायद स्कॉलरशिप जीतेगा। ठीक है, मे होगा, क्या हो जाएगा, मे, हो सकता है कि वो स्कॉलरशिप जीत जाए। ठीक, ठीक है, जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग सबऑर्डिनेट के तौर पे मे का ही यूज करते हैं। ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप। वो इतना कठिन परिश्रम करता है तो हो सकता है कि वो स्कॉलरशिप जीत जाए, तो यहाँ पे मे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। Complete the sentence with the correct form of tense. It was 10:15. We the news on television. It was 10:15. ठीक, यानी कि इसका मतलब अभी 10:15 हो चुका है। ठीक, We the news on television. हम लोग टेलीविज़न पर न्यूज़ देख रहे थे। अच्छा, मतलब अब जो है 10:15 हो चुका है और हम लोग टेलीविज़न पर न्यूज़ देख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तो इट वॉज 10:15, अभी मतलब जो है 10:10 बज चुका है और हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, तो वी वॉज वॉचिंग, तो वी के साथ में वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आना चाहिए, तो वी वर वॉचिंग होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे देखिए वर लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे वी वर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। चलिए 59 देखिए, विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक। हाउ वाज योर एग्ज़ाम। ठीक है, ये पहले पूछा गया, उसने जवाब क्या दिया, नॉट गुड। इट वाज डिफ़िकल्ट, तब क्या होगा कि उसने जवाब क्या दिया, नॉट गुड, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये कठिन था, वास्तव में कठिन था, तभी मेरा जो है एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पे 59 में क्या भरा जा सकता है, देखो रियली, रियली वास्तव में कठिन था, और डेंजरसली यानी कि खतरनाक कठिन था। तो ये देखो बोलने में तो खतरनाक कठिन कह सकते हो, लेकिन ये आपके सुइटेबल नहीं है। बिटरली थोड़ा कठिन था, पुअरली बहुत, मतलब ऐसे ही वैसे था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते। तो देखो उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि वो वास्तव में कठिन था। तो क्या हो जाएगा, रियली डिफ़िकल्ट। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ फ्रेजल वर्ब। व्हेन आर यू गोइंग टू दोज डेकोरेशंस। व्हेन आर यू गोइंग टू दोज डेकोरेशन, तुम कब जाओगे, मतलब ये डेकोरेशन करने। द वेडिंग, देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक तो ये पेपर डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए ये आपको, ये देखिए छोटा और बड़ा ये थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको करूँगा तो मैं इसको क्रॉप करके आपको अलग अलग दे दिया करूँगा, तो जिससे ये थोड़ा सा ये अलग सा मिल जाए, आप साफ दिखाई दे। इसमें देखिए क्या है कि थोड़ा सा ये यहाँ पे मिसप्रिंट मतलब ऐसा हो रखा है, क्योंकि देखिए मैंने खुद से ये बनवाया नहीं था पीडीएफ। ये प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, और सारे के सारे असली बिल्कुल पेपर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इन चीज़ों पे मत जाइए, मैं आपको पढ़ के तो बता ही रहा हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से देखिए। तो क्या था यहाँ पे, उसने क्या कहा था, अरे यार देखिए 6 नंबर पे, चलिए लास्ट वाले पेज पे चलना है। फ्रेजल वर्ब भरना था, व्हेन यू आर गोइंग टू, क्या हो जाएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू दोज डेकोरेशंस द वेडिंग, कि मतलब तुम यहाँ पे डेकोरेशन करने कब जाओगे, तो क्या हो जाएगा, टेक डाउन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक डाउन। चलिए थोड़ा सा देखिए एडजस्ट करिएगा, देखिए कल से लेकिन आपको जो है ये सही मिलेगा पीडीएफ, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि जब मैंने ये एक जगह से, एक वेबसाइट से डाउनलोड किया था, और ये पेपर आपका कब का है, 2017 का पेपर है, ठीक है, जो 2017 में पेपर हुआ था ये उसका पेपर है, और वहाँ पे डेट वगैरह तो नहीं मेंशन थी, लेकिन ये 2017 का पेपर है, तो इसलिए थोड़ा सा ये उस तरीके का पेपर है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि ये पेपर जिसने भी बनाया था तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट क्या मतलब, उन्होंने उतने अच्छे से पीडीएफ में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, या जो भी कह लीजिए, वो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हुई है। चलिए फिर 61 देखिए,
लिखा विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन, सारा स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। अच्छा, सारा जो है जर्मनी में पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस साल। अच्छा, अभी देखिए फिर सारा स्टडिंग, अच्छा स्टडिंग लिखा हुआ है, सिर्फ अगर सारा स्टडी होता तब तो एक बार को चलो हो सकता था, लेकिन स्टडिंग है तो उससे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, सारा इज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। सारा जो है इस साल जर्मन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रही है। तो ये ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। और पहली बात तो ये, और उसके साथ में ये नहीं होता है, आपको सिर्फ कॉमा लगे जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 लैंग्वेजेस हैं, मतलब 3 तरीके के ये उसके, ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हैं, जर्मन फिजिक्स और केमिस्ट्री। वो इस साल फिजिक्स केमिस्ट्री और जर्मन पढ़ रही है, ये कह सकते हैं। ठीक, चलिए 62 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा देखिए, ऑफ द बैड वेदर देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। अच्छा, मतलब खराब मौसम के बाद भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, मैच के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो क्या हो जाएगा, डिस्पाइट, इवन दो, इन स्पाइट, ऑल दो। तो देखो डिस्पाइट ऑफ भी होता है, इन स्पाइट ऑफ भी होता है, इवन दो ऑफ और ऑल दो ऑफ का कोई मतलब नहीं है, तो इनको तो काट दीजिए। तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ आएगा। देखो दोस्तों, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी। क्या मतलब होता है, के बावजूद भी। ठीक है, क्या हो जाता है, के बावजूद भी, यानी कि खराब मौसम होने के बावजूद भी मैच के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। और ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती है इन स्पाइट, इसके साथ में ऑफ आता ही आता है। इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ द मैच। चलिए 63 देखिए, फिल इन द गिवन ब्लैंक विद वन ऑफ द फ्रेजेस। देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बहुत पूछी गई थी। ठीक है, तब देखिए, तब ये भी था 2017 में आपके सामने मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आती थी, जिसमें सारे के सारे 25 के होते थे। ठीक है, सारे के सारे 25 के होते थे, सब कुछ इक्वल था, यहाँ से पूरी मेरिट बनती थी। फिर आपको इसके बाद में मेंस देना होता था। ठीक, फिर मेंस देना होता था। तो होता क्या था, जब आपको ये भी करना है, सब यहाँ से मेरिट लेके आइए, फिर मेंस दीजिए, तब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। तब ये पैटर्न, तब आपको ये इंग्लिश इस तरीके की देखने की मिली और जीएस इस तरीके की, क्योंकि तब मैथ और रीजनिंग में अच्छा खासा खेल लेते थे और आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सामने क्या कर दिया है उन्होंने, यहाँ पे ये पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्या है, अब आपको मैथ और रीजनिंग ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। ठीक, और जो जीएस बची है और इंग्लिश, ये क्या कर दिया है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। नहीं, ये आपकी मेरिट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये मेरिट बनाएगा। ठीक, अब आपको सोचिए, जो जैसे कुछ लोगों की मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, अब वो जीएस और इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं होते, तो अब वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप कितने भी तैयार कर लीजिए, एकदम से जीएस और इंग्लिश फुल तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे, तो अब वहाँ से बाहर हो रहे हैं। तो अब क्या है, अब आपको पूरा पेपर, पूरी मेरिट, पूरा पेपर मेंस होना नहीं है, सिर्फ जो कुछ है ये 2 ही सब्जेक्ट आपको नौकरी दिलानी है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर इसलिए लेके आया हूँ, जिससे आप प्रीवियस ईयर को पढ़ें और वहाँ से देखें कि क्वेश्चन कुछ भी आते हों, कैसे भी आते हों, लेकिन प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो सॉरी दोस्तों, 63 में देखिए क्या भरा जाएगा, आई ईट मीट बट आई बिकम अ वेजिटेरियन 5 years ago। मैं मीट खाता था बट अब मैं वेजिटेरियन बन चुका हूँ पिछले 5 सालों से। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है आई यूज्ड टू। क्या हो जाता है, आई यूज्ड टू, मैं पहले करता था या खाता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए। चलिए 64 देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तब क्या हो जाएगा, fill in the blank in the given sentence choosing with the correct option. He won an award because he had saved someone drawing। तो अब जब someone drawing, तो कहाँ, ड्रॉइंग मतलब होता है डूबने, तो वो डूबने से बचाया था, से के लिए फ्रॉम यूज होता है, तो उसने क्या किया था, उसने किसी को डूबने से बचाया था। कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्लूरल काउंट नाउन आर वेरी एक्सपेंसिव। क्या कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव, या कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, या कंप्यूटरेज या कंप्यूटरीज। तो कंप्यूटर होता है सिंगल फॉर्म और कंप्यूटर्स होते हैं
प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। चलिए फिर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग ए एंड दी और या हाइपन। हाइपन हाइपन क्या होते हैं ये। इफ एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड मार्क डी, यानी कि हाइपन लेना पड़ेगा। आई लाइक लिसन टू आ म्यूजिक, एन म्यूजिक, एन हो नहीं सकता क्योंकि ये बॉबल नहीं है, तो एन को तो ऐसे ही काट दीजिए। अब आता है आ या दा, तो आ या दा में से आपको क्या लेना पड़ेगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आई लाइक लिसन टू दी म्यूजिक, क्या दी म्यूजिक। चलिए फिर देखिए 67 में क्या है, यहाँ पे हमको अपोजिट बताना है। क्या बताना है, अपोजिट। तो देखो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है दोस्तों, विश्वास। और यही लिखा है ए नंबर पे कैलवस, इसका मतलब होता है कठोर। क्या होता है दोस्तों, कठोर। फिर रिजर्व्ड का मतलब आरक्षित होता है, ठीक है। अनरिजर्व मतलब अनारक्षित। फिर बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसिक। और डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। अब देखिए जो कॉन्फिडेंट में होगा, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट यानी कि कह सकते हैं कि विश्वास में होगा, जो बिल्कुल विश्वास में होगा, आत्मविश्वास में होगा, ये भी कह सकते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब एक तरीके से आत्मविश्वास भी होता है। तो जो आत्मविश्वास होगा और उसका हमें अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, संकोची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकोची। क्योंकि जो विश्वास होता है वो तो धड़ल्ले से बोल सकता है, लेकिन जो संकोची होते हैं वो बोलते नहीं है, वो धीरे धीरे बोलते हैं, चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, किसी दूसरे को जल्दी से उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। 68 देखिए, चूज दी वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। देखिए ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब होता है सजीव। क्या होता है दोस्तों, सजीव। पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्रमय, ठीक है, पिक्चर से बना हुआ है, चित्रमय। स्क्वायरिश, स्क्वायरिश ये बना हुआ है स्क्वायर से, इसका मतलब होता है चौकोर, चौकोर सा। और जियोमेट्रिकल, इसका मतलब होता है ज्यामिति। मैथमेटिकल, इसका मतलब क्या होता है, गणितीय। तो चूज दी बेस्ट एक्सप्रेस, अच्छा ग्राफिक के बराबर बताना है कि ग्राफिक के जैसा क्या होगा। तो देखो दोस्तों ग्राफिक मतलब क्या होता है, ये भी सजीव, चित्रमय, चित्र भाई जो सजीव चित्र हो, बिल्कुल जैसे चित्र जो भी हो वो बिल्कुल सजीव लगना चाहिए, तो उसको ग्राफिक कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में भी आपके ग्राफिक कार्ड पड़ा होता है, जिससे वो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ओरिजिनल लगें। फिर पिक्टोरियल, चित्रमय, तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल इसके एक्सप्रेस मीनिंग इसके साथ में बनेगा, तो यहाँ पे यही आ सकता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कमेटी की स्पेलिंग दे रखी है, और कमेटी की स्पेलिंग में ये याद रखिएगा, 3 वर्ड ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। 3 वर्ड ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। कौन कौन से, MTE, ये 2 बार आते हैं। जैसे COMM, फिर ITTEE। तो यहाँ पे आपके सामने सेकंड वाला जो है सही हो जाएगा। ये कमेटी की स्पेलिंग SSC की बहुत फेवरेट है, आपसे बहुत बार पूछी जाती है। और कमेटी की स्पेलिंग इसलिए भी पूछी जाती है क्योंकि बहुत से लोगों को COMM नहीं होता है, उसमें लोग सोचते हैं डबल M नहीं होगा, तो COMMITTEE। मैंने बताया 3 वर्ड ऐसे हैं, 3 जो अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो 3 बार आते हैं, मतलब 2 बार आते हैं। जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो 2-2 बार आते हैं, M, T और E, ये 2-2 बार यूज होते हैं। चलिए फिर विच ऑफ द ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये ऐसे करके दिया है, इस करेक्ट मार्क D। इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब एर्लियर, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड। अच्छा जो अंडरलाइन है हमें बताना है कि इसमें क्या गलती है। अगर गलती नहीं है तो हम लोगों को क्या चूज़ करना है, D ऑप्शन चूज़ करना है। तो इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड, यदि मैं रियलाइज़ कर लिया होता या कर लेता। अच्छा तो देखो जब ये वुड जो है पास्ट में है, तो यहाँ पे ये हैव जो है ये आपका प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, तो दोस्तों नहीं होना चाहिए था इसको। तो इफ़ आई वुड हैड रियलाइज, अगर मैंने पहले इसको रियलाइज कर लिया होता, पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, हैड आई रियलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हैड आई रियलाइज्ड। गिव वन वर्ड फॉर अकाउंट, अच्छा गिव वन वर्ड फॉर, अच्छा इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके लिए बताना है। चलिए 71 देखिए, अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपने बारे में लिख के बताई गई कहानी जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो बायोग्राफी, बायोग्राफी वो होती है जब मैं किसी दूसरे की कहानी बताता हूँ, दूसरे के लाइफ के बारे में बताता हूँ। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, जो हर बात में यार ऐसा नहीं हो पाएगा, अरे जैसे अपने ग्रुप में होते हैं ना, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, कुछ भी कहो अरे ये तुमसे नहीं हो पाएगा यार, अरे ये हो ही नहीं पाएगा, ये उस तरीके के लोग होते हैं, ये निराशावादी होते हैं। ये लोग कभी भी पॉजिटिव चीज़ में नहीं निगेटिव चीज़ को देखते हैं। फिर ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में बताई गई चीज़ को, अपने बारे में बताई गई चीज़ हो वो भी खुद मैंने बताई हो, तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है।
ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी होते हैं। आप आशावादी कौन होते हैं? आप इनके सामने कुछ भी कहिए, ये आपको क्या कहेंगे, अरे भाई तू चल हो जाएगा, चल चल भाई तू हो जाएगा, भले ही कुछ भी हो। ये आपको क्या करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, कह सकते हैं कि चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। कुछ भी हो जाए, भाई तू कर लेगा, अरे भाई चल चल, अरे तू क्यों नहीं। आपको मतलब गड्ढा है, गाड़ी निकालनी है, पता है कि फंस जाएंगे, लेकिन दोस्त बैठा है, अरे तू निकाल भाई, तू निकाल लेगा, अरे तू निकाल लेगा। तो क्या होता है वहाँ पे, ये आशावादी लोग होते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद की पूरी कहानी लिख के बताता है अपने बारे में। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियमिक एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे जो ईडियम बताना है, ईडियम की करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। क्या लिखा हुआ है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एफर्ट। देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है तो आप इसको यहाँ पे टिक कर लीजिए। चलिए, डायरेक्शन विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस टेक्स्ट एल्डरली अमेरिकन लेडीज लर्निंग ऑन देयर केन्स। अच्छा, लिस्टेड टुवर्ड्स मी लाइक टॉवर्स ऑफ पीसा। डायरेक्शन विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन टेक्स्ट एल्डरली अमेरिकन लेडीज leaning on their canes listed towards me like towers of Pisa। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, ओनोमेटोपोपिया ये तो है नहीं, स्माइली मेटाफोर नन ऑफ दिस, तो मेटाफोर भी नहीं, स्माइली है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ये स्माइली, ठीक है। तो 73 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्माइली हो जाएगा। चलिए 74, कलेक्ट complete the sentence with the correct form of adverb which suits the sentence। Felix cooks of all my housemates and he often make dinner for everyone। अच्छा, तो फेलिक्स कुक्स द, अब द आ गया है तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट होगा। क्या हो जाएगा, फेलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है जितने लोग भी मेरे घर में हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल होता ही होता है, तो दा लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, बेस्ट आ जाएगा। चलिए, कंप्लीट द पैटर्न एनालॉगी। क्या लिखा है, ड्रामा। अच्छा, कंप्लीट द पैटर्न एनालॉगी क्या हो जाएगा, ड्रामा, ड्रामेटिक होता है। और फिर एरोमा लिखा हुआ है तो एरोमा का क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये तो रीजनिंग तरीके से हो गया, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है दोस्तों। देखिए चलिए, आपके लिए यहाँ पे जो पूरे 25 क्वेश्चन थे, मैथ 25 क्वेश्चन आपके जीएस के, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, दोनों मैंने कंप्लीट करा दिए। और ये पेपर 2017 का था तो थोड़ा सा ईजी लेवल का था। तो दोस्तों आप लोग इसको देखिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।